कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीसा नाम की एक युवा लड़की रात के सन्नाटे में सड़क पर अकेली चल रही होती है और अचानक उसकी नजर एक काली कार पर पड़ती है जो उसके पीछे खड़ी थी। लेकिन जैसे ही वह मुड़कर देखती है, वह कार तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लीसा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वह तेजी से चलने लगती है, लेकिन कार उसके बिल्कुल पास से निकल जाती है। वह राहत की सांस लेती है और सोचती है कि शायद कोई मजाक कर रहा था। लेकिन जब वह अगले मोड़ पर पहुंचती है तो वही कार फिर से सामने आकर रुक जाती है और एक आदमी बाहर निकलता है। वह आदमी बिना कुछ कहे उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और हाथों को रस्सी से कसकर बांध देता है। फिर उसे जबरदस्ती कार में डालकर किसी अनजान जगह ले जाता है। लीसा बहुत डर जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती और रास्ते में सीढ़ियां गिनने, कालीन का रंग नोट करने जैसी छोटी छोटी बातें याद रखने की कोशिश करती है ताकि बाद में वे उसके काम आ सकें। कुछ देर बाद वे एक मकान की दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं, जहां वह आदमी उसके हाथों की रस्सियां खोलता है। लेकिन उसके हाथ में पिस्तौल देखकर लीसा की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और फिर वह उसे बाथरूम में ले जाता है, जहां वह उसके साथ जबरन सेक्स करता है। लीसा पूरी तरह बेबस हो जाती है। वह चुप रहती है क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने विरोध किया तो वह उसे गोली मार देगा। वह आदमी उसके साथ बार बार सेक्स करता है, उसे पूरी तरह अपनी हवस का शिकार बनाता है और जब उसका मन भर जाता है तो वह उसे फिर से बांध देता है और बिस्तर पर धकेल कर धमकी देता है कि अगर उसने कोई चालाकी दिखाई तो वह उसे मार डालेगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर लीसा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और वह इस भयानक मोड़ पर कैसे पहुंची। इसके लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, जहां हम देखते हैं कि लीसा फ्लोरिडा के एक छोटे से कैफे में काम करती है। वह अपने कस्टमर्स के साथ बहुत प्यार और अच्छे व्यवहार से पेश आती है। कैफे का मालिक उससे खुश रहता है, लेकिन जैसे ही उसकी ड्यूटी खत्म होती है और वह साइकिल से घर लौटती है, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और वह गहरे दर्द में डूब जाती है। उसे बार बार एक आदमी का चेहरा याद आता है जो रात होते ही उसके कमरे में आता है और उसके साथ जबरन सेक्स करता है। हमें पता चलता है कि लीसा अपनी बूढ़ी दादी और उनके एक दोस्त के साथ रहती है और वही दोस्त असल में वह आदमी है जो हर महीने दादी को पैसे देता है और बदले में उसे लीसा के साथ सेक्स करने की इजाजत मिलती है। यह सुनकर किसी का भी खून खौल उठता है। लीसा इस नर्क में पूरी तरह टूट चुकी होती है। एक दिन वह इतना अधिक दर्द झेलती है कि वह अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करती है और एक सुसाइड नोट भी लिखती है। लेकिन जब मरने का वक्त आता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं क्योंकि उसे मौत से भी ज्यादा डर लगता है। अगले दिन वह अपनी छोटी बहन से फोन पर बात करती है और अपनी माँ को फोन करके सारी सच्चाई बताती है कि उसके साथ हर रात सेक्स और बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। लेकिन उसकी माँ बहुत ठंडे स्वर में कहती है कि उसे वहीं रहना होगा क्योंकि दादी का ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी है और इतना कहकर फोन काट देती है। लीसा समझ जाती है ना कि उसकी माँ को पहले से ही सब पता था, लेकिन उसे अपनी बेटी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। लीसा बहुत अकेली महसूस करती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अध्याय अभी बाकी है, क्योंकि उसी रात कैफे से लौटते वक्त वही काली कार उसका पीछा करती है और यहीं से कहानी वापस उस मोड़ पर आ जाती है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। वही आदमी उसे फिर से पकड़ लेता है और इस बार वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। वह उसे ले जाकर एक अजीब से अपार्टमेंट में कैद कर लेता है और फिर से उसके साथ जबरन सेक्स करता है। लीसा अब समझ चुकी है कि यह आदमी कोई सामान्य अपराधी नहीं बल्कि एक मानसिक रोगी साइकोपैथ है। उसे अपने पुराने दर्द भी याद आते हैं, लेकिन इस बार उसका एक ही लक्ष्य है, किसी भी कीमत पर वहां से जिंदा बच निकलना। जब लीसा रात भर घर नहीं लौटती तो उसकी दादी घबराकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और गुमशुदगी दर्ज कराती है। पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। वे पहले लीसा की मां के घर जाते हैं, जहां उसकी मां कहती है कि लीसा शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। यह सुनकर पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं लेती और वापस लौटने लगती है। लेकिन तभी लीसा की छोटी बहन उन्हें रोकती है और कहती है कि लीसा कभी ऐसा नहीं कर सकती, उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसकी बात सुनकर पुलिस फिर से मामले को गंभीरता से लेती है और कैफे पहुंचकर पूछताछ करती है। वहां सभी लोग लीसा की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वह बहुत मेहनती और जिम्मेदार है, इसलिए उसका बिना बताए गायब होना असंभव है। अब पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि इस मामले में कोई बड़ा खतरा छिपा है। दूसरी तरफ लीसा कैद में रहते हुए हिम्मत नहीं हारती। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, फिर भी वह कमरे की हर चीज को ध्यान से याद करती है, जैसे कालीन का रंग, सीढ़ियों की संख्या, दरवाजों की आवाज, फर्श की बनावट। वह छोटे छोटे सुराग इकट्ठा करती है। एक दिन वह अपने बालों की पिन निकालकर बेड के नीचे फेंक देती है। बाथरूम जाकर शीशे पर अपने फिंगरप्रिंट छोड़ती है और वहां रखे एक जूते के रंग और डिजाइन को याद कर लेती है। वह धीरे धीरे बचने की योजना बनाने लगती है, लेकिन वह आदमी बहुत सतर्क है। वह हर वक्त उसके आसपास रहता है। एक बार जब वह बाथरूम में बंद हो जाती है तो वह गुस्से में दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। तब लीसा एक चालाकी का खेल शुरू करती है। वह उसके सामने बिल्कुल सामान्य व्यवहार करती है, जैसे कि उसे उससे कोई डर नहीं है। वह उसे दिखाने लगती है कि उसे उसकी परवाह है और वह उसकी दोस्त बनना चाहती है, क्योंकि अब वह जान गई है कि दिमाग से ही इस साइको से मुकाबला किया जा सकता है। एक रात जब वह सो रहा होता है, लीसा चुपके से उठकर उस फोन तक पहुंचती है जो उसने पहले नोटिस किया था, लेकिन इससे पहले कि कॉल लग पाए वह आदमी जाग जाता है और उसे गुस्से से पकड़ लेता है। वह उसे मारने ही वाला होता है कि लीसा रोने लगती है और कहती है कि वह अपने बीमार पिता का हाल जानना चाहती थी। वह कहती है कि मैं बस उन्हें बताना चाहती थी कि मैं यहाँ ठीक हूँ। और उसके आंसू देखकर अजीब बात है कि उस पागल का दिल पिघल जाता है
और वह शांत हो जाता है। फिर लीसा उसे और भी मनाने लगती है। वह कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इन शब्दों का उस साइको पर इतना असर होता है कि वह उसे छोड़ने को तैयार हो जाता है। इधर पुलिस को एक सीरियल किलर केस के बारे में पता चलता है। पिछले 6 महीनों में कई लड़कियां मारी जा चुकी हैं। टीवी पर लगातार खबरें आ रही हैं। वह आदमी भी यह देखता है और सोचता है कि पुलिस उसी बड़े केस में व्यस्त है, इसलिए वह लीसा को लेकर शहर से दूर एक सुनसान जगह पर जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसका मन बदल जाता है और वह उसे मारना चाहता है। लीसा उसकी बंदूक सामने देखकर कांपती आवाज में कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। और वह फिर से नरम पड़ जाता है। वह उसे छोड़ देता है और जाने से पहले कहता है कि पुलिस को बताना कि वह काला, मोटा और छोटे कद का था, ताकि वे गलत सुराग पर भागे। लीसा वहां से भागती है और घर पहुंचकर दादी को सब बताती है, लेकिन दादी को उस पर विश्वास नहीं होता। वह पुलिस को सूचित करती है कि लीसा वापस आ गई है। पुलिस आती है, लेकिन वे भी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। वे उससे पूछताछ करते हैं कि अगर उसके साथ इतना कुछ हुआ तो उसके शरीर पर कोई निशान क्यों नहीं, वह भागी क्यों नहीं, चिल्लाई क्यों नहीं। लीसा जवाब देती है कि उस आदमी के पास बंदूक थी, वह पागल था, वह जीवित बचना चाहती थी, इसलिए उसने विरोध नहीं किया। लेकिन पुलिस को संदेह बना रहता है। यहाँ तक कि कुछ महिला ऑफिसर्स सोचती हैं कि लीसा ने क्राइम शो देखकर कहानी बनाई है। लीसा बुरी तरह टूट जाती है। उसी स्टेशन में डिटेक्टिव लेरी की टीम मौजूद होती है, जो उसी सीरियल किलर को ढूंढ रही होती है। एक महिला ऑफिसर लीसा की हालत देखकर लेरी को बुलाती है। लेरी लीसा के पास आता है और अपनी बेटी की फोटो दिखाकर उसका विश्वास जीतता है। वह उससे सारी बातें विस्तार से पूछता है। लीसा बताती है कि घर में 22 सीढ़ियां थीं, कालीन लाल था, कार पर मैगम लव्स लिखा था, वह आदमी गोरा था, बाएं हाथ से काम करता था और उसके पास बंदूक थी। लेरी समझ जाता है कि इतने छोटे छोटे विवरण कोई झूठ नहीं बोल सकता। वह तुरंत जांच शुरू करना चाहता है, लेकिन उसे घर वालों की अनुमति चाहिए। लेकिन दादी का वही दोस्त जो खुद को उसका पिता कहता है, सख्त मना कर देता है। लेरी को यह बहुत अजीब लगता है और वह लीसा से पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तब लीसा फूट फूट कर रोती है और सारी सच्चाई बता देती है कि वही आदमी उसके साथ हर रात जबरन सेक्स करता था और उसकी दादी उसे देखकर भी अनदेखी करती थी। यह सुनकर लेरी तुरंत कार्रवाई करता है और पुलिस उस दरिंदे को गिरफ्तार कर लेती है। अब लेरी को पूरा यकीन हो जाता है कि लीसा का किडनैपर ही वह सीरियल किलर है। वह लीसा के कपड़े लैब टेस्ट के लिए भेजता है और रिपोर्ट में वही लाल धागा मिलता है जो मर्डर हुई अन्य लड़कियों के कपड़ों पर भी था। अब सबूत पूरे हो गए हैं। लेरी लीसा को उस जगह ले जाता है जहां उसे छोड़ा गया था। लीसा कार में बैठकर रास्ता याद करती है। इसके बाद पुलिस एक गैस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज निकालती है, जिसमें वही शख्स दिखता है। उसके पोस्टर बनाकर पूरे शहर में लगा दिए जाते हैं। एक ऑफिसर उसे सड़क पर देख लेता है और चालाकी से उसकी फोटो खींच लेता है। लीसा उस फोटो को देखकर तुरंत पहचान लेती है। अब पुलिस उसके घर पहुंचती है। वहां 22 सीढ़ियां, बेड के नीचे पिन, शीशे पर फिंगरप्रिंट, सब कुछ वैसा ही मिलता है जैसा लीसा ने बताया था। पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है और अंत में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये जीत सिर्फ पुलिस की नहीं, बल्कि लीसा की अदम्य हिम्मत की है। अगर वह घबरा गई होती तो वह किलर और भी कई मासूम जाने ले लेता। इसके बाद लेरी खुद लीसा को यह खुशखबरी सुनाता है। पूरे स्टेशन में तालियां बजती हैं। सब उसकी बहादुरी की दाद देते हैं। लेरी उसके अंकल और आंटी को बुलाता है, जो उसे अपने साथ रखने का फैसला करते हैं और उस सीरियल किलर को मौत की सजा सुनाई जाती है। कुछ सालों बाद हम लीसा को एक नई पहचान में देखते हैं। वह डरी सहमी लड़की नहीं रही, बल्कि वह स्वयं एक पुलिस ऑफिसर बन चुकी है और अपने जैसी पीड़ित लड़कियों के लिए संघर्ष करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत दिमाग और धैर्य में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसी ही मजेदार कहानी के साथ।